आर यू डूइंग? आई होप आप लोग अभी तक इस चैलेंज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने आए हैं, जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं, उन सारी क्लासेस को आपने अच्छे से अटेंड किया होगा और जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो आप बहुत अच्छे से आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, दिस इज दी बेसिकली द लास्ट, आप कह सकते हो बहुत छोटा सा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होगा। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन की। तो रिलेटिव मोशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आज तक ज्यादा ऐसा आए तो नहीं है, बट हाँ क्योंकि इस टॉपिक का पार्ट है तो हमको कहीं ना कहीं इसको भी कवर करना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, आप कभी भी किसी भी टॉपिक को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे। ठीक है, हाँ जिससे ज्यादा आते हैं या एवरेज आप देख रहे हो कि हमेशा उससे आ रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत और ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, लेकिन बाकी टॉपिक्स को भी हम इक्वली सॉल्व तो करेंगे, प्रैक्टिस तो करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कभी ट्रेन में बैठे होते हैं, ठीक है, ट्रेन बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है, तो आप क्या फील करते हैं कि बगल में जो आपके रोड साइड और ट्रैक साइड जो आपके ट्रीज वगैरह होते हैं, दे आर रनिंग बैकवर्ड्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट। तो ऐसा क्या है सर? दे आर रनिंग बैकवर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, एक्चुअली यू आर रनिंग फॉरवर्ड, आप आगे जा रहे हो, बट आप ट्रेन के अंदर बैठे होते हो, तो व्हाट डू यू फील? Whenever आप बोलोगे कि आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आपको अपनी स्पीड नहीं पता चलती, आप ऐसा कह सकते हो। आपको हमेशा, अगर हम कहें कि कह सकते हो कि अप्स एंड डाउन रोड्स के ना हो, ठीक है, ब्रेकर्स ना हो, आप अगर बहुत स्मूथ राइड में जा रहे हो, जैसे आप लोगों जब ट्रेन स्लो होती है तो आपको नहीं पता चलता कि आप मूविंग है कि बगल वाली ट्रेन मूविंग है। कभी ऐसा कभी फील किया होगा आपने डेफिनेटली। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम मूव करते हैं तो हमें हमारा मोशन नहीं समझ में आता है, और हमें हमारा मोशन नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या लगता है कि दूसरा मोशन कर रहा है या जो भी कुछ है आपके रिस्पेक्ट में, आपको मोशन कुछ और समझ में आता है, जबकि आपके मोशन की वजह से वो चीज आपको दिख रही होती है। ठीक है, जैसे कि मैं ट्रीज वाला एग्जांपल दिया, इट इज बिकॉज ऑफ योर मोशन द ट्रीज आर रनिंग बैकवर्ड्स, बट एक्चुअली यू आर रनिंग फॉरवर्ड विच यू आर नॉट रियलाइजिंग। ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो हम अगर हम बात करें रिलेटिव मोशन की, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ इस तरीके की। मान लीजिए कि ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और इनके इंडिविजुअली जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, आप बोलोगे ये है आर ए एंड आर बी। अब आप बात करोगे ये किसके? ये ए का पोजीशन वेक्टर है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, दिस इज बी का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। जब भी बात ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है तो हम विद रिस्पेक्ट टू नहीं लगाते, हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होंगे। ठीक है, बट एक्चुअली मैं चाहता हूं इस बी का पोजीशन वेक्टर का ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम बोलेंगे कि सर बी का अगर पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो वो ये वेक्टर है। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ध्यान रखें ये एरो इधर की तरफ है, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। इसको हम आरबीए बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इट इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। हाँ, अगर आप ए से बी जाओगे तो आप डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, यही वाला रास्ता जो होगा वो आप क्या कहोगे? ए से बी का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। बिल्कुल होगा सर, जो आप बोलते हो चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, ए से बी की पोजीशन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है? अगर हम यहाँ से आप चले गए तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अच्छा ये वेक्टर से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे तो ये जो पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया है, ठीक है, वेक्टर्स का जो डिटेल चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने ये चीज पढ़ रखी है कि ये वाला जो डायगोनल है, अगर ये आगे जाके पैरेललोग्राम आप फॉर्म करोगे तो ये वाला जो डायगोनल आएगा आपका, ये डायगोनल आपका डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स शो करता है। ठीक है, तो दिस आरबीए वेक्टर विल बी गिवन एज, क्योंकि ये बी पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, बी पे एरो बना है, तो आरबी माइनस आर ए। तो ध्यान से आरबीए को कैसे लिखेंगे? आरबीए, आरबी माइनस आर ए। सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, तो आप क्या बोलोगे? इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इसी तरीके से क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ध्यान रखिए वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सिमिलरली आप बोलोगे दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर आप बोलोगे एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आप जब इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको अप्लाई करनी होती हैं तो आप क्या बोलोगे? अगर आपने रिलेटिव मोशन स्टडी कर रहे हो तो आप सारे जो टर्म्स हैं, वेलोसिटीज हैं, एक्सेलरेशन है, वो अगर सारे रिलेटिव्स ले लोगे तो आप डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन या रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। इस चीज को ध्यान रखेंगे।
ठीक है। तो आप बोलोगे जब भी आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया कि अगर आपने v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना तो ध्यान रखना v में आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो u भी आपको ba ही लिखना पड़ेगा और एक्सेलरेशन भी आपको b विद रिस्पेक्ट टू a ही लिखना पड़ेगा। सिमिलरली आप अदर इक्वेशंस ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करें, आपको जो अभी स्ट्रेट लाइन की बात करें तो आपको बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी जो कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं वो 2 डायमेंशन मोशन वाले चैप्टर में आती हैं, बट यहाँ पे तो हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड 2 से 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखना चाहेंगे, उनकी हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे, ताकि अगर हमें रिलेटिव मोशन से कभी कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उनको इजिली सॉल्व कर सकें। सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। So the first problem is a boat covers certain distance between 2 spots in a river, taking T1 hours going downstream and T2 hours going upstream. What time will be taken by boat to cover same distance? इस चीज को देखें, इस वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एंड देन सॉल्यूशन देखें। ठीक है। तो देखिए आप क्या बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 2 स्पॉट्स हैं रिवर में, अगर रिवर T1 आवर्स उसे लग रहा है गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड T2 आवर्स लग रहा है उसे कमिंग अपस्ट्रीम, तो बताइए अगर वो स्टिल वाटर है तो कितना टाइम उसको लगेगा। तो जरा क्वेश्चन को पहले फिगर से समझने की कोशिश करें। तो मैंने कहा सर देखो एक रिवर है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, रिवर की कुछ स्पीड भी होगी, है ना। तो आपने क्या बोला कि सर यहां पे अगर आप A से B, ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर A से B, ये इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, मतलब रिवर की डायरेक्शन में जाने को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अगर यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप बोलोगे सर यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है T1, और अगर वापस आ रहे हैं तो यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है T2। हमें बताना है, अच्छा हमें बताना है कि अगर ये रिवर स्टिल होती, इसका पानी स्टिल होता तो इसे कितना टाइम लगता। तो देखिए आप बोलते हो कि मैन की जो स्पीड है उसको मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ मैन। ये तो मैन की स्पीड है जिस स्पीड से मैन चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो बाहर बंदा खड़ा हो, जो मेरा ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होगा, उसको क्या लग रहा होगा कि जो मैन है, अगर सपोज दैट यहाँ पे मैन की स्पीड 0 होती है और मैन को मैं सिर्फ इतना ऐसे यहाँ पे छोड़ देता तो वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से आगे चली जाती है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, इस मैन को क्या दिखने वाला है, तो इस मैन को दिखने वाला है, इसकी जो वेलोसिटी दिखने वाली है वो क्या दिखने वाली है, दिस प्लस दिस, इस डायरेक्शन में जब ये जा रहा है, इसकी खुद की स्पीड प्लस उसमें रिवर की स्पीड भी होगी, है ना, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में आप बोल दो ऐड हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड आएगी वो इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको जो स्पीड दिखने वाली है वो इन दोनों का एडिशन होगा। आप बोल सकते एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो एस्केलेटर, रिवर्स, उस टाइप की प्रॉब्लम्स है भी ये रिलेटेड वेलोसिटी का कंसेप्ट, लेकिन इसमें हमें और ज्यादा कुछ कंसेप्ट करना है। ये तो हमने जो अभी तक छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले कंसेप्ट से वही वाले लगाने हैं इसमें। तो ठीक है, इसमें क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बस ये कि इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जो हमें जाते टाइम डाउनस्ट्रीम जो स्पीड दिख रही होगी, मैंने मान ली यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की d है, तो आप बोलोगे जो टाइम लगने वाला है T1 दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड कितनी होगी Vm प्लस Vr होगी। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो जो T1 टाइम है आप बोलोगे कितना होगा डिस्टेंस अपॉन Vm प्लस Vr। सिमिलरली जब ये अपवर्ड्स आ रहे होंगे, जब मैन इधर की तरफ आ रहा होगा तो रिवर उसको इधर की तरफ धकेल रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि जो T2 टाइम लगने वाला है वो कितना होगा डिस्टेंस अपॉन जो नेट स्पीड या नेट आप बोल सकते हो वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। तो आप बोलोगे इधर की तरफ आ रहा है, इसको इधर की तरफ धक्का दिया तो जो नेट वेलोसिटी है वो Vm माइनस Vr हो जाएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहां से आप एक काम कीजिए, यहां से निकालिए Vm प्लस Vr अपॉन d इज इक्वल टू 1 बाय T1। सिमिलरली यहां से आप निकालेंगे सर Vm माइनस Vr बाय d इज इक्वल टू 1 बाय T2। अब मैं निकाल कर ये रिवर नहीं चल रहा होता, अगर ये रिवर नहीं चल रहा तो कितना टाइम लगता है, तो फिर आप क्या बोलते हैं जो टाइम लगता है वही तो मैं फाइंड आउट करना, उसको मैंने t बोला और दैट विल बी इक्वल टू d बाय Vm। सिंपल सी बात है, d बाय Vm। ठीक है, हमको क्या निकालना है d बाय Vm निकालना है, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, जरा इनको एडिशन कर लो, है ना। जब आप इनको एडिशन करोगे तो देखिए जब ये ऐड करो तो Vr और Vr क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों में नीचे, क्योंकि d है यहाँ पे। तो जो आपके पास ये वैल्यू बचेगी इनको एडिशन करने के बाद वो आएगी 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2
and that will be equal to 2 times of Vm by d। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक स्टेप स्किप किया आपको, आप आराम से करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप क्या बोलोगे, जो रिजल्ट आएगा आपका वो ये आएगा 2Vm by d, 2Vm by d। आप क्या बोलोगे सर Vm by d क्या है, सर d by Vm कितना है t, तो Vm by d कितना हो जाएगा 1 by t, तो आप बोल सकते हो ये आ रहा है 2 by t। ठीक है, हमको t फाइंड आउट करना है। मैंने कहा सर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो जो t की वैल्यू आएगी वो आ रही है 2 t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। ये बहुत एक जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बोर्ड वाला प्रॉब्लम है। सिमिलरली आप बोल सकते हो एस्केलेटर वाला प्रॉब्लम होता है। एस्केलेटर वाला प्रॉब्लम एक बार पूछा हुआ है रिसेंटली, आई थिंक 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। इसका जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट सीखा उसे थोड़ा सा आप बोल सकते हो और इजी वर्जन है। ये सब हम ऑलरेडी कब पढ़ चुके हैं, 9th में हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो प्रॉब्लम्स है वो हमने बहुत सॉल्व की थी। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को कर लीजिए, बिकॉज एक बार 2017 में एक क्वेश्चन एस्केलेटर का पूछ लिया गया है, तो हमको इन सब क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आप चाहें तो इसको शॉर्टकट की तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर T1 टाइम में उसको डाउनस्ट्रीम में लग रहा है, T2 टाइम उसको अपस्ट्रीम में लग रहा है, तो स्टिल वाटर में जो टाइम लगने वाला है वो यही लगेगा 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, तो इसको आप शॉर्टकट की तरह याद रख सकते हैं, वरना प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है अगर जब भी आता है तो। Let's move on to the next problem. Train of 150 meter length is going towards north with a speed of 10 meter per second. A bird is flying at a speed 5 meter per second parallel to the train track towards the south. ठीक है, the time taken by the bird to cross the train. वीडियो को पॉज करें, प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें एंड देन सॉल्यूशन को देखें। So let's see the solution. मैंने बोला कि सर मान लीजिए एक ट्रेन है, वो इधर की तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सिमिलरली यहाँ पर एक बर्ड है, वो इधर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, दोनों मूविंग है और ट्रेन की जो लेंथ दे रखी है वो 150 मीटर दे रखी है। फिगर बनाओ, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। अब इसने बोला कि कितना टाइम लगेगा बर्ड को इस ट्रेन को क्रॉस करने में। ठीक है, मैंने कहा देखिए ये ट्रेन आगे जाएगी, बर्ड पीछे जाएगी, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो आप बोलोगे जो क्रॉसिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होगा, जब बर्ड यहाँ आ जाएगी और बर्ड यहाँ पहुंच जाएगी, तो आप बोलते हो ये प्रोसेस खत्म हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट। अगर मैं बोलूँ सर मैं ट्रेन के अंदर बैठा होता तो मेरे को तो अपनी स्पीड कभी नहीं पता चलेगा, मुझे तो रहेगा केवल बर्ड उड़ रहा है। तो बर्ड जब यहाँ पहुंचेगा तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, बर्ड जब यहाँ पहुंचेगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब बर्ड मेरे रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल किया, 150 मीटर। कितना, 150 मीटर इस डायरेक्शन में। तो आप बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो आ रहा है वो आ रहा है 150 मीटर। पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इधर की तरफ है ना, यहां से यहां गया है तो मैं उसको प्लस ले रहा हूं, अगर यहां से यहां था तो मैं उसको नेगेटिव लेता। ठीक है, अब आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, आप बोलोगे +5 मीटर पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड। सर वेलोसिटीज हैं, डायरेक्शंस के साथ रखनी होती हैं, साइन के साथ रखनी होती हैं, ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, मैंने कहा सारी की सारी इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करनी है। तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, विद साइन आप बता रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस -10 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे सर टाइम निकालना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह कर रहे हो, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 150 मीटर बाय 15 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो बेसिकली कितना टाइम लगा इसको, केवल और केवल 10 सेकेंड लगा। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो आप बोल सकते हो कि सर किस तरीके से हमको रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, टू कार्स ए एंड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 30 मीटर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन कार ए इज एट अ डिस्टेंस d behind the car B. The driver of the car A applies brakes producing uniform retardation of 2 meter per second square. There will be no collision when. ठीक है, ये ऑप्शन।
तो ये एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि हाँ आप बोल सकते हो कि नीट में आ सकते हैं। जो रिवर प्रॉब्लम है और एस्केलेटर प्रॉब्लम है वो क्योंकि आ चुके हैं एक बार, तो आप बोल सकते हैं उनके लिए तो हमें हमेशा तैयार रहना है। बट अभी इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आई है तो आप कह सकते हो कि सर इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमको तैयार जरूर रहना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन सोल्यूशन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने कहा देखते हैं क्या बोल रहा है। उसने बोला कि सर ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए और बी दोनों की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। आपने बोला कि जब वो डी डिस्टेंस पर थे तब आप बोलोगे कि सर इसको ये बी दिखा और इसने सडनली अप्लाई किया ब्रेक, अदरवाइज आप बोलोगे यहां कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे वाले को दिखेगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम मैंने कहा जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है और जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है आप उसको कैसे मान लेते हो, रेस्ट पे। जैसे अभी देखा था हमने पिछली प्रॉब्लम में ट्रेन को बोला था और ट्रेन के रिस्पेक्ट में हमने बोला ट्रेन में जो बंदा है वो अपने आप को कैसा फील करेगा, रेस्ट में। ठीक है, सिमिलरली आप बोलते हो किसी एक के रिस्पेक्ट में आप बात करो, चाहे ए के रिस्पेक्ट में बात करो चाहे बी के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि सर उसको रेस्ट पे रख लो। अगर मैंने बी को रेस्ट पे रखा तो आप बोलोगे सारी प्रॉब्लम्स मुझे बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करनी है, क्योंकि आप कार में बैठे हो, मान लो आपको अपना मोशन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या लगेगा, मैं तो रेस्ट पे हूँ, ये पीछे से कार चली आ रही है और ये मेरे को कोलाइड करने वाली है मेरे से, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं हेल्प के लिए अरे भाई हाथ वेव करूंगा कि अरे अरे रुक जा भाई, ऊपर चढ़ाएगा क्या, है ना। तो इस तरीके का मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, वो कार है वो आ रही है मेरी तरफ। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं वेव करूंगा। तो उसने बोला जब डी डिस्टेंस पर होगा तब शायद मेरा वेव करना उसको देख किया और उसने ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है, तो आप बोलते हो सारी की सारी चीजें क्या करोगे आप, बी के रिस्पेक्ट में बात करो तो देखिए पहले तो वेलोसिटी ऑफ बी इज प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, देखिए, और वेलोसिटी ऑफ ए इज प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ सर, आप बोलते हो वेलोसिटी, चलिए डिस्प्लेसमेंट और देख लो। मैंने कहा सर ये डी डिस्टेंस पर अगर आगे रुक गया था, क्या अगर ये डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस कवर करके भी रुक जाए तो भी मैं कहूंगा कोलिजन से बच जाऊंगा। तो मैं मान लेता हूं कि सर ये जस्ट यहाँ डी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाता है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ये कितना आगे आ गया होगा सर, डी डिस्टेंस। देखिए चल दोनों रहे होंगे, मुझे क्या मतलब है, अगर ये 10 मीटर आगे जाता है और ये 15 मीटर आगे जाता है तो इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, केवल 5 मीटर, क्योंकि 10 तो ये खुद भी चला गया ना, है ना। तो आप बोलते हो इसके रिस्पेक्ट में जब ये ए यहां पहुंचेगा तो बी के रिस्पेक्ट में ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डी। क्लियर, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू डी। अब मैंने कहा सर जब ये एक्सेलरेशन अप्लाई करेगा या रिटार्डेशन अप्लाई करेगा, ब्रेक लगाएगा, तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा, तभी तो आप बोलोगे कि ब्रेक्स लग रहे हैं। ठीक है, जब भी आप ब्रेक्स लगाएंगे तो आप बोलोगे जो रिटार्डेशन लगेगा मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, पीछे की तरफ। एक्सेलरेशन किधर होगा, पीछे की तरफ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे सर मुझे तो ये डी वी इनिशियल, आप बोल सकते हो ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटीज है। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज है। जब भी ब्रेक अप्लाई नहीं हो उससे पहले इनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या थी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, आप ध्यान रखेंगे, आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कोलिजन से जस्ट पहले अगर वो रुक जाए, मेरे रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी आके यहाँ रुक जाए तो आप बोलोगे कोलिजन रुक गया। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए उसकी 0, बट एक्चुअली दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो सकते हैं। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो कभी भी कोलिजन फिर नहीं होगा। बट आप बोलोगे बी के रिस्पेक्ट में ए कैसा हो, रुक जाए, तो फाइनल वेलोसिटी आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर 0 हो जाए, यही तो है प्रॉब्लम मेरी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जब 0 हो जाए तो आप बोलोगे सर उस टाइम पे हमें बताना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा अगर ऐसा हो रहा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज 30 - 20 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कितना मान लिया मैंने टी, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। और आप बोलते हो कि फाइनल वेलोसिटी कितने हो जाएगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी भी निकालना है। ये किसका एक्सेलरेशन है सर, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है सर, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, 0 है। तो आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा, -2 - 0 दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बी ने कोई एक्सेलरेशन लगाया ही नहीं। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन लगा दोगे v² - u² = 2as। सारी चीजें यहाँ पे क्या रखनी है, मुझे रिलेटिव वाली रखनी है। v रिलेटिव वाला कितना रखना है, 0। eu रिलेटिव वाला कितना रखना है, 10 का स्क्वायर मतलब 100। 2 एक्सेलरेशन रिलेटिव वाला मतलब कितना रखना है, -2। और s की जगह पे क्या रखना है, d। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो आ रही है वो 25 मीटर आ रही है। मतलब आप क्या बोलोगे, अगर इतना एक्सेलरेशन ये अप्लाई करेगा तो ये 25 मीटर इसके रिस्पेक्ट में ट्रैवल कर लेगा, है ना। तो आपसे पूछा गया कि d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये कोलिजन ना हो। मैंने कहा सर 25 मीटर यहाँ ट्रैवल अगर कर लेगा, इसका मतलब क्या है, 25 मीटर पर भी होगा। अगर उससे कम होगा तो कोलिजन हो ही जाना है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर 25 मीटर से कम हो गया, ये 25 मीटर से पहले रुकने वाला नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो आप बोलोगे कि अगर इसके रिस्पेक्ट में ये रुकेगा तो भी ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर चुकेगा, 25 मीटर। तो अगर इसको कोलिजन को रोकना है तो 25 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए इनकी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, आप बोलोगे डी शुड बी ग्रेटर देन 25 मीटर। डी शुड बी ग्रेटर देन 25 मीटर। अगर 25 मीटर से कम हुआ तो आप बोलोगे कोलिजन नहीं रुकेगा। कहीं पे किसी भी स्टेप में अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप पहले उसको 2 बार देखिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर। Okay, at the same instant another ball is thrown upward with a speed of 50 meter per second from the bottom of the building. Time at which balls will meet. देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी हो जाएगा, बट पहले प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा सर जब फिगर बनाएंगे यहां से बॉडी को ड्रॉप किया गया, यानी इसके लिए 0। एट द सेम टाइम आप बोलते हो कि ग्राउंड से बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। मैं इसको UA बोल देता हूँ, इसको UB बोल देता हूँ। कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड से। और आपने जो हाइट दे रखी है वो 80 मीटर दे रखी है। मुझे बताना कितने टाइम बाद ये आपस में मिलेंगे, कितने टाइम बाद ये आपस में मिलेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखो, रिलेटिव वेलोसिटी से आप क्या बोलोगे। आपने बोला कि सर ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इनके बीच का आप बोले हो कि 80 मीटर डिस्टेंस है, और दोनों ही बॉडी जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे, किसी एक को रेस्ट पे मान लो, किसी एक को रेस्ट पे मान लो। तो आप बोलोगे जब किसी एक को रेस्ट पे मान लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में बात कर लो। ठीक है, मैंने कहा सर कि ए को रेस्ट पे मान लेता हूं या बी को रेस्ट पे मान लेता हूं। जैसे बोलो, मैंने कहा बी को रेस्ट पे मान लेता हूं और मान लेता हूं कि ए यहां आएगा तभी जाके इससे मिलने वाला है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा, 80 मीटर। तो आपको सारी चीजें, पहले तो आप बोलोगे यूए कितना है, 0। आप बोलते हो यूबी कितना है, +50। ध्यान रखें ऊपर की तरफ है। आप बोलोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, आप बोलोगे -g। और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है सर, वो भी -g। दोनों ही बॉडी जब होंगी हवा में तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन दोनों पे ही नीचे लग रहा होगा, इसलिए -g। ये देखिए, ये वाला चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, अगर जब इनको मिलना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू -80 मीटर। वाई, बिकॉज ए किधर आएगा, अगर आप बोलो कि बी मैं अपने आप को रेस्ट पे मान लेता हूं तो ए नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, 80 मीटर। तो इसलिए -80 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप बोलोगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे ही आप बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0 - 50 दैट इज इक्वल टू -50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -d -g दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड में है, तो आप बोल सकते हो रिलेटिव एक्सेलरेशन इनका कितना हो जाएगा, 0। मतलब एक दूसरे को ये रिलेटिव एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखेंगे। अब जब एक्सेलरेशन 0 हो ही गया तो टाइम निकालने का तरीका क्या होता है। टाइम जब एक्सेलरेशन 0 है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या होगा, सारी बातें रिलेटिव की बात होंगी, SAB अपॉन
UAB that is equal to minus 50 by minus 80 by minus 50, so that is equal to 8 by 5. माइनस माइनस कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, तो आप बोल सकते हो 1.6 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक में क्या बोलूंगा, मैंने कहा जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम है कि एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाए, ध्यान रखें सिर्फ ड्रॉप किया गया, नीचे से किसी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो टाइम आएगा दैट टाइम इज इक्वल टू इनके बीच का सेपरेशन जो भी होगा अपॉन जिस स्पीड से बॉडी को थ्रो किया गया होगा। दैट्स इट। ठीक है, आपको इतनी सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर आप बोलते हो कि सर ऊपर से, अगर इस प्रॉब्लम को मैं बोलूं ऊपर से किसी UA स्पीड से या U स्पीड से थ्रो किया गया है और नीचे से U2 स्पीड से थ्रो किया गया है, तो भी आप बोलोगे टाइम निकालने का तरीका क्या होगा, D अपॉन U1 प्लस U2, दैट्स इट। अगर ड्रॉप किया गया है तो U2 कितना हो गया, 0, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। और अगर दोनों ही बॉडी को स्पीड से थ्रो किया गया है, नीचे U1 स्पीड से ऊपर U2 स्पीड से, तो उनके जो मिलने का टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू D अपॉन U1 प्लस U2। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप इसको ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो बातें हुई आपकी रिलेटिव एक्सेलरेशन की। इसकी बातें हुई रिलेटिव एक्सेलरेशन की, ये कुछ बातें हुई, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका, आप कह सकते हो कि आपका फिनिश हो गया है। तो इस चैप्टर में मुझे मालूम है, मैं फिर से आपको एक क्विक रिवीजन बता रहा हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला पार्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आए हैं अभी तक। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी मोशन का ग्रेविटी वगैरह पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं, और रिलेटिव वाले से भी 1-2 क्वेश्चंस आए हैं इन द हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको पता है कि किस पार्ट पे फोकस ज्यादा करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बोला कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए उस पे फोकस करें, बाकी हम बिल्कुल देख भी नहीं, बाकी पे भी फोकस करना है। बट हाँ, हम जानते हैं कि जो जिसमें ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से करना है, उनको कई बार एक्स्ट्रा कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस चैप्टर की। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। यस, असाइनमेंट की बात करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, असाइनमेंट में क्वेश्चन के साथ मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बावजूद भी अगर दिक्कत आती है, अगर मुझे बच्चे अप्रोच करते हैं, तो मैं उसके लिए एक लाइव सेशन ले लूंगा आपके डाउट्स के लिए। ठीक है, अगर असाइनमेंट से प्रॉब्लम मुझे ज्यादा फेस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल पे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर सॉल्यूशंस एज वेल। तो मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन ले लूंगा जहां पे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। आगे की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए। ध्यान रखिए, अपना आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, डिटर्मिनेशन है एंड कॉन्फिडेंस है कि यस सर आप कर सकते हो, तो ही आप कर पाओगे। अगर आपके अंदर यही चीज नहीं है तो आप खूब आप पढ़ते रहे, आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यस सर मैं 160 अचीव कर सकता हूं, मैं नीट में सेलेक्ट हो सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं। मैंने कहा फिर से देखो, ठीक है, इसको और बेटर वे में कहोगे कि यस सर मैं 160 अचीव करूंगा, मैं नीट में सेलेक्ट होऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, और उस डॉक्टर बनने के लिए मुझे 160 डेज कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं वो करूंगा और मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। और आप डॉक्टर बनोगे, दिन में 3 बार आप ये 4 बार 5 बार अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दिलाइए, यस आप डॉक्टर बनेंगे, तो आप डॉक्टर बनेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास को वाइंड अप करूंगा। स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द माय न्यू इनकमिंग वीडियोस। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।